आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप डी की परीक्षा में तानाशाही का आरोप लगा करके बिहार और उत्तर प्रदेश में जगह जगह अभ्यर्थियों ने बीते 4 दिनों में जमकर हंगामा किया है। जवाब में पुलिस ने लाठियां भाजी हैं, आंसू गैस के गोले चलने के साथ साथ गोलीबारी की भी छुटपुट खबरें आई हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ट्रेन जला देने और तमाम तरह का बवाल काटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन सब के बीच में खान सर लपेटे में आ गए हैं। अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में खान सर पर पटना के पत्रकार नगर थाने में पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में खान सर समेत कई अध्यापकों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। पत्रकार नगर थाने में 6 अध्यापकों, जिनमें खान सर का भी नाम शामिल है, और 16 छात्रों को नामजद किया है। इस पर रेलवे अभ्यर्थियों को हंगामा करने और प्रदर्शन करने के लिए भड़काने का आरोप है। पुलिस ने खान सर पर उनके एक वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है। फिलहाल खान सर के बारे में कोई सूचना नहीं है, यानी कि ना वो फोन उठा रहे हैं और वो लापता कहे जा रहे हैं। खान सर इन्फ्लुएंशियल आदमी है, करोड़ों छात्र उनको देखते सुनते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। बीते कई वर्षों में हमने देखा है कि कोचिंग पढ़ाने वाले अध्यापकों ने जब छात्रों के साथ कुछ गलत होने की बात सामने आई, उसका अंदेशा हुआ, तब स्टैंड लिया है और उसको लेकर के और किसी तरीके से उस स्थिति से निपटा कैसे जाए उसका हल भी दिया है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी भी शिक्षक के बारे में बात नहीं की गई है कि वो पूरी तरह से एक भीड़ को मोटिवेट किया कर रहा है, जिस तरीके से खान सर को कहा जा रहा है। उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि खान सर के बराबर प्रसिद्धि भी अन्य शिक्षकों के पास नहीं है। यूपीएससी पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों का अलग फैन बेस है, उसकी अलग बात है। बहरहाल आज हम समझेंगे कि खान सर को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और साथ ही दोनों पक्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो सोशल मीडिया पर राय चल रही है, क्योंकि ये पूरा आंदोलन छात्रों का जो है ये सोशल मीडिया के द्वारा ही पहले क्रिएट हुआ है और उसके बाद अब जमीन पर आया है। आइए कार्यक्रम में चलते हैं। यथोचित अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन शो है। शुरू से शुरू करते हैं। 30 नवंबर 2021 को खान सर अपने YouTube पर आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित एक वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें उन्होंने नौकरी से संबंधित तमाम जानकारियों का जिक्र किया है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड की खामियों को बताने के साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए कहा है कि छात्रों को अपनी मुहिम किसान आंदोलन की तरह लंबी चलानी होगी। इसमें वो चीज भी है कि शांतिपूर्वक चलेगा। इस वीडियो पर तकरीबन 25 लाख व्यूज हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों के समर्थन में उन्होंने 1 दिसंबर को अभ्यर्थियों के समर्थन में खान सर के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, जो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हुआ। एक और वीडियो उसके बाद बनाते हैं जिसमें उन्होंने रेलवे पर एक पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में केवल 11 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट होने का दावा किया है। उनके मुताबिक रेलवे ने एक ही अभ्यर्थी को 4 अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया है और उसे ही 20 गुना रिजल्ट बता दिया है। इन्हीं वीडियो को आधार बना करके खान सर पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इनके मुताबिक 3 लाख से अधिक छात्र जो इंटरमीडिएट के थे, उन्हें आगे की परीक्षा के लिए रेलवे ने अयोग्य घोषित कर दिया। समस्या बताते हुए कहते हैं कि रेलवे परीक्षाओं से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रेलवे के खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। छात्रों के मसले को उठाते हुए अपने वीडियो में कहते हैं कि रेलवे ने छात्रों का 3 साल बर्बाद कर दिया। यही वो मसला है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि तभी से छात्र उग्र हो रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बीते कई वर्षों से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी का रवैया हम लोगों से अलग है और उसी को लेकर के हम लोग नाराज हैं। और अब कल यही गुस्सा, बीते कई दिनों से गुस्सा इकट्ठा होकर के फूट पड़ा है। कल के कार्यक्रम में हमने आपको विस्तार से बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का मामला क्या है। आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। अब इसके आगे 2 चीजें रह जाती हैं कि आज क्या हुआ, क्योंकि यह आंदोलन पहले सोशल मीडिया पर गढ़ा गया, उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर 2 राय इसको लेकर के चल रही है, उसको लेकर के भी बात करेंगे और आंदोलन जमीन पर क्या रहा, क्या कुछ हुआ, उसको लेकर के बात करेंगे। 24 जनवरी को बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिजल्ट और नोटिफिकेशन से नाखुश छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। बिहार में सबसे ज्यादा असर दिखा। ट्रेन के कई डिब्बों को जला दिया गया। जवाब में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कुछ जगहों से संभवतः गोलीबारी की भी खबरें आई। कुल मिलाकर के यह प्रदर्शन उग्र है। इसको लेकर इसको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी समर्थन मिला है। हालांकि बुद्धिमत्ता के लेवल पे उसे बात नहीं की जाएगी। हिंसक प्रदर्शन पर कल खान सर ने सफाई भी दी थी। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स को भड़काने की अफवाह मीडिया ने फैलाई है और यह स्वतः उपजा हुआ आंदोलन है जो एक लंबी त्रासदी के बाद आया है। उन्होंने बताया कि उनके YouTube चैनल को ही पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है और अगर अब YouTube पर आरआरबी लिख रहे हैं तो YouTube उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर दे रहा है। वो छात्रों को भी यह कहते हैं कि हमने मना किया था कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना है। हम चाहते हैं कि हम चुप हो रहे हैं तो आप लोग भी चुप हो जाएं, आंदोलन को भी चुप हो जाना चाहिए।
26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस होता है। पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान भी दिल्ली में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको नहीं होना चाहिए था, जिन पर गंभीर सवाल उठे थे। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन उस कदर नहीं था, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसकी आलोचना हो रही है और खान सर भी यही कह रहे हैं कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए था। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद खान सर समेत 6 कोचिंग संस्थान संचालक शिक्षकों पर पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज कराया गया और फिलहाल खान सर को फरार बताया जा रहा है या फिर उनके बारे में कोई सूचना नहीं है, फोन नहीं उठ रहा है बेसिकली उनका। अब अगर आप में से कुछ लोग दुर्भाग्यवश खान सर को नहीं जानते हैं तो आपके लिए बता दें, पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से उनका कोचिंग संस्थान चलता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसी वक्त में इनकी पॉपुलैरिटी भी बेसिकली शुरू हुई थी। देशी और रोचक अंदाज में ये विषयों को पढ़ाते हैं। छात्र पढ़ाई और कुछ लोग मनोरंजन के उद्देश्य से इनको देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल है, 15 मिलियन सब्सक्राइबर है और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको अपने यहां पढ़ाने के लिए अप्रोच कर चुकी हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने किसी का भी ऑफर स्वीकार नहीं किया। उसके लिए अपना उनका तर्क था कि बच्चे उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यह रहा आंदोलन और खान सर का परिचय और अब पूरा घटनाक्रम। अब सोशल मीडिया पर यह आंदोलन बना है तो उसको लेकर के देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या राय चल रही है। दो राय इसको लेकर के चलती है हर घटना या हर आंदोलन की तरह। एक है जो आंदोलन की भाषा में बात कर रहे हैं, छात्रों की इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनका भी वही कहना है जो छात्र कह रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को छात्रों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से चीजें करनी चाहिए और जिस प्रारूप में अभी तक परीक्षा होती आई है उसी प्रारूप में परीक्षा होनी चाहिए। जो धांधली वाली बात है उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके के दावे और थियरीज गढ़ी जा रही हैं और खान सर वाले तर्क के समर्थन में ही अधिकतर बातें की जा रही हैं। यह रहा पहला पक्ष। इसका दूसरा पक्ष है जो बीते कई वर्षों से सरकारी व्यवस्था से अपना भरोसा खो चुके लोग हैं, उनका दूसरा पक्ष है और वो उदाहरण दे रहे हैं कि देश के कुछ राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के युवा विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, सरकारी नौकरियों की मांग क्यों नहीं करते हैं, जबकि प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बेहतर काम कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि स्वरोजगार की तरफ बड़े लोग बढ़ें, सरकारी नौकरियों के भरोसे ना रहें, क्योंकि सरकार 20 करोड़ लोगों को एक दिन में रोजगार नहीं दे सकती है। ये दो राय है, इसके अलावा बाकी सब कुछ राजनीति है और अंत में आप सब कुछ समझदार हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। पहली खबर कोरोना के टीके से जुड़ी हुई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कंपनियों को सशर्त बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन नहीं मिलेगी। अस्पताल और क्लिनिक से ही टीके खरीदे जा सकते हैं। टीकाकरण का डेटा हर 6 महीने में डीसीजीआई को जमा करवाना होगा। कोविन ऐप पर भी डेटा अपडेट किया जाएगा। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 के तहत यह मंजूरी मिली है। शर्तों के तहत फर्म चल रहे नैदानिक परीक्षणों और प्रोग्रामेटिक सेटिंग के लिए आपूर्ति किए जाने वाले टीकों का डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना की भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी ने आज 56 उम्मीदवारों की सूची जारी करी है। इनमें पूर्वांचल के ज्यादातर पार्टी विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है और कुछ बाहरी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा से आने वाले रामचल राजभर को अकबरपुर से, भाजपा से आए रमाकांत यादव को फूलपुर पवई से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को उनकी परंपरागत सीट इटावा से ही उतारा गया है। बसपा से आए लालजी वर्मा को कटहरी और राकेश पांडे को जलालपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। राकेश पांडे पहले सांसद रह चुके हैं बसपा के टिकट पर। इसी तरह विनय शंकर तिवारी जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, उनको भी उनकी पारंपरिक सीट चिल्लूपार से प्रत्याशी बनाया गया है। बाहुबली अभय सिंह को अयोध्या की गोसाईगंज सीट से मैदान में उतारा गया है। फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को कैपरियरगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। आज शेयर बाजार में दिन भर गिरावट में कारोबार होता रहा और अंत में ये लाल निशान पर ही बंद हुआ। इसकी शुरुआत भी लाल निशान से हुई थी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 581 अंक टूट करके 57,276 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 125 अंक की गिरावट लेकर के 17,152 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा एक और खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई। एयर इंडिया की कमांड टाटा ग्रुप के हाथों में जाते ही फ्लाइट्स के ऑपरेशन में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को पूरी तरह सौंप दिया। एयर इंडिया की क्लोजिंग बैलेंस शीट को 20 जनवरी को ही टाटा समूह को सौंपा जा चुका है। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया की कमान एक बार फिर से टाटा के हाथों में आ गई है। सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा को बेच दी थी। टाटा की ही पारिवारिक कंपनी ये रही है। इसके अलावा एक और खबर रूस और यूक्रेन वाले युद्ध से जुड़ी हुई।
रूस और यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के बीच टकराव को टालने की कोशिशें कर रहे हैं। दिन रात राजनयिक बैठकें हो रही हैं, लेकिन यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से अधिक की रूसी फौज खड़ी हो गई है। यूक्रेन के पश्चिम में यूरोप है और पूर्व में रूस। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद से ही इस देश का झुकाव पश्चिम की तरफ रहा है। पूरब के पड़ोसी रूस को यह बर्दाश्त नहीं है और वो इसे अपने प्रभाव के दायरे में लेने की कोशिश कर रहा है। आगे इस पर और भी बात करेंगे। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चल रहे हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले में यूट्यूब के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम आनंद भी आरोपी हैं। फिल्म निर्माता सुनील दर्शन द्वारा 2017 में एक फिल्म बनाई गई थी, एक हसीना थी एक दीवाना था। उसको अवैध रूप से यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के संबंध में दायर एक निजी शिकायत में सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज किया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ए पंचभाई ने कहा कि कॉपीराइट उल्लंघन का एक प्रथम दृष्टया मामला है। आजकल प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण चोरी और कॉपीराइट का उल्लंघन एक खतरा बन गया है। इससे फिल्म उद्योग को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसीलिए इस तरह के खतरे को रोकने की जरूरत है। पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51, 63 और 69 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की है। पिचाई और आनंद के अलावा अन्य आरोपियों में गूगल में के शिकायत अधिकारी जो ग्रियर और कार्यकर्ता नम्रता राजकुमार, पवन अग्रवाल और चैतन्य प्रभु शामिल हैं। दर्शन ने अपने वकील आदित्य चितले के माध्यम से कहा है कि वो पिछले 30 वर्षों से एक फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों को यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति देकर अवैध लाभ का आरोप लगाया है। चितले ने प्रस्तुत किया कि दर्शन ने अपनी फिल्म के अधिकार किसी को सौंपे नहीं है, इसके बावजूद दूसरे इससे लाभ ले रहे हैं। इन्होंने आगे आरोप लगाया कि कंपनियां इन फिल्मों के प्रसारण के दौरान और बाद में विज्ञापन राजस्व में करोड़ों डॉलर कमा रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई ईमेल के बावजूद भी सामग्री को हटाया नहीं गया है और कोर्ट ने इसे गलत माना है और जांच के लिए आगे पुलिस को आदेश दे दिया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है आज की नसीहत। कहीं पढ़ा था कि एक और दिन का मतलब कल के गलत को सही करने का एक और मौका मिला है आपको। सो कल की ग्लानि में जलो नहीं, आने वाले कल को बेहतर कर देने की खुशी में नाचना शुरू करिए। मतलब प्रैक्टिकली नाचना नहीं है, खुश होना है। बाकी मौज करिए। फिलहाल का सफर यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।